नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं वर्ष 2024 के वार्षिक राशिफल को लेकर। वार्षिक राशिफल 2024 की हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि एवं लग्नों के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है उनका आने वाला वर्ष 2024, इस विषय में चर्चा करने को जा रहे हैं। इस वार्षिक राशिफल को आप अपनी चंद्र राशि या लग्न के आधार पर देख सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे होते हैं वही आपकी चंद्र राशि या जन्म राशि के नाम से जानी जाती है, और आपकी जन्म कुंडली जिस भी राशि से प्रारंभ होती है वो आपका लग्न होता है। यदि आप अपने लग्न एवं राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इसके पहले भी मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो राशिफल होता है वो ग्रहों के गोचर पर निर्भर करता है। गोचर यानी कि वर्तमान समय में आकाश में ग्रहों की प्लेसमेंट, और गोचर मौसम की तरह होता है। यानी कि यदि आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी है, महादशा, अंतरदशा एवं प्रत्यंतर दशा अच्छी चल रही हैं, तो आपको गोचर का श्रेष्ठ परिणाम देखने में मिलता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में दशाएं अच्छी नहीं चल रही हैं, आपका समय जन्म कुंडली के आधार पर ठीक नहीं चल रहा है, तो आपको गोचर का बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम देखने में नहीं मिलता। आप अपनी जन्म कुंडली को यदि प्रॉपरली अध्ययन कराना चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपकी जन्म कुंडली में महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं अच्छी चल रही हैं, आपका समय आपकी जन्म कुंडली की दशाओं के हिसाब से अच्छा चल रहा है, तो इस गोचर काल में या इस राशिफल में मैं जो चीज़ें अच्छी बता रहा हूं वो बढ़ चढ़ करके आपके साथ में अच्छी होंगी, शुभ प्रभाव देने वाली होंगी। और जो मैं चीज़ें बुरी बता रहा हूं वो बुरी चीज़ों के प्रभाव में काफ़ी हद तक कमी आपको देखने में मिलेगी। और यदि आपकी जन्म कुंडली की दशाएं अच्छी नहीं चल रही हैं या जन्म कुंडली की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के हिसाब से आपका समय ठीक नहीं चल रहा है, तो जो मैं शुभ प्रभाव इस गोचर, इस राशिफल में बताने जा रहा हूं आपके लग्न एवं राशि के आधार पर, उनके शुभ प्रभावों में कमी आएगी। और जो मैं बुरे प्रभाव बताने जा रहा हूं वो बुरे प्रभाव आपको बढ़ चढ़ करके देखने में मिलेंगे। साथ ही साथ इस राशिफल के कार्यक्रम में अंत में किस तरह के उपाय उनको करना चाहिए जिससे जो परेशानियां हैं उसको कम किया जा सके और जो शुभ प्रभाव है उनमें वृद्धि की जा सके, उसकी भी चर्चा हम अंत में करेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ में अंत तक जुड़े रहिए। यदि आप इस चैनल को देखते हैं और इस चैनल पर आने वाले कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ में शेयर करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चर्चा प्रारंभ करते हैं धनु लग्न एवं धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है वर्ष 2024, इस बारे में। धनु लग्न और धनु राशि के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो गुरु लग्नेश और राशिश होते हैं। अब वर्तमान समय में जैसे ही वर्ष की शुरुआत होगी, जनवरी 2024 से 1 मई 2024 तक, देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में यानी आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में संचरण करेंगे। राशिपति और चतुर्थ पति बने हुए गुरु जन्म कुंडली के पंचम भाव में संचरण करेंगे, इसको अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। ये केंद्र त्रिकोण राजयोग, लग्नेश का पंचम भाव से संबंध बनाना व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने ज्ञान के सहारे ही सही जीवन काल में उत्थान की तरफ जाता है। पंचम भाव में ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि देव गुरु बृहस्पति अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो ओवरऑल जनवरी से लेकर के मई मंथ तक देवगुरु बृहस्पति का पंचम भाव में जाकर के बैठना इस बात को प्रदर्शित करता है कि आपको कई चीज़ें, नई चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति को अति विशिष्ट कारक इसलिए कहा गया है क्योंकि पंचम भाव ज्ञान का है और गुरु ज्ञान के कारक हैं। तो गुरु ज्ञान भाव में बैठने के बाद में व्यक्ति के ज्ञान को बढ़ा देते हैं, उसको किताबी ज्ञान से लेकर के दुनियादारी का ज्ञान, सभी प्रकार का ज्ञान उस व्यक्ति के अंदर होता है। पंचम भाव में बैठे हुए गुरु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी, जिसके चलते आपके द्वारा धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। धर्म कर्म के प्रति आपका रुझान जो है वो बढ़ने वाला है। शनि की दृष्टि नवम भाव पर पड़ने के चलते उसके कुछ परिणाम और देखने में आएंगे जो हम आगे चर्चा करेंगे, परंतु नवम भाव पर गुरु की दृष्टि का पड़ना भाग्य प्रदायक माना जाता है।
गुरु की दृष्टि 7वीं दृष्टि जो होगी वो लाभ स्थान पे होगी। अब लाभ स्थान में शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है, जिसके चलते गुरु की दृष्टि जो होगी वो शत्रु दृष्टि होगी। तो संभावनाएं हैं कि बड़े भाई बहनों के साथ में संबंध में कुछ हद तक उतार चढ़ाव आए, परंतु गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, जिसके चलते वहां पर भी जो परेशानी आएगी वो मामूली सी होगी, या सामान्यता आप दोनों के बीच में दूरी बन सकती है। लेकिन लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गुरु का जो गोचर होने जा रहा है वो जनवरी से लेकर के मई मंथ के बीच में बहुत बढ़िया होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरु की 9वीं दृष्टि लग्न पर पड़ने के चलते ये यो यो भावा स्वामी दृष्टो युक्तो वा तस्य भावस्य वृद्धि, लग्नेश की दृष्टि जब भी लग्न पर हो तो ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व को अद्भुत बना देते हैं। समाज में आपकी चमक निखर करके आने लग जाएगी। जैसे ही गुरु थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो अश्विनी के बाद जब भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, ज्ञान का कारक गुरु शुक्र के नक्षत्र में जैसे ही प्रवेश करेगा, आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही तरह का निखार देखने में आपको मिलेगा। आपकी कही गई बातों में, ज्ञानमयी बातों से लोग शीघ्र ही प्रभावित हो जाएंगे। तो गुरु की दृष्टि लग्न पर हो तो सम्मानीय जीवन ये व्यतीत कराते हैं। और वहां पर अगर आप देखते हैं तो गुरु पर मई तक ये परेशानी एक है कि गुरु पर शनि की दृष्टि का पड़ना, गुरु पर शनि की दृष्टि जब पड़ेगी तो जो प्रभाव बताए गए हैं उसमें कुछ हद तक कमी आएगी, लेकिन फिर भी जनवरी से लेकर के मई मंथ तक धनु राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर श्रेष्ठ दिखाई पड़ता है। मई मंथ के बाद में गुरु का गोचर वृषभ राशि में होगा, जो कि आपकी जन्म कुंडली या चंद्र कुंडली का षष्ठ भाव है। अब लग्नेश और चतुर्थेश बने हुए गुरु जब षष्ठ भाव में गोचर करेंगे तो ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक परेशानी का कारण तो बनेगा ही बनेगा। लग्नेश का षष्ठ भाव में जाना ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि आपको अपने जीवन काल में रिस्क लेनी होगी। यदि आप रिस्क नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप को ये गुरु का गोचर वो विकास, वो उपलब्धि जिसके आप हकदार हैं वो नहीं लेने देगा। चतुर्थेश का षष्ठ भाव में जाना भी कहीं ना कहीं ग्रह कलह के वातावरण को क्रिएट कर देता है। यदि आपने कोई बड़ा ऋण लिया हुआ है तो उस ऋण में आपकी संपत्ति को नुकसान होने की संभावनाएं बनती हैं। षष्ठस्थ गुरु, अच्छा, जनवरी से लेकर के मई मंथ के बीच में जब तक गुरु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं तो वो नव दंपत्ति जिनको संतान होने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था उनके लिए ये गोचर बेनिफिशियल होगा। आपको संतान उत्पत्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। वो दंपत्ति जिनको डॉक्टर्स ने मना करके रखा था और आईवीएफ के विषय में विचार कर रहे थे, तो जनवरी से लेकर के मई मंथ के बीच में वो आईवीएफ के प्रति विचार कर सकते हैं। वो नए युवक और युवतियां जिनका विवाह नहीं हो पा रहा तो विवाह के लिए पंचम भाव का गुरु आपके लिए बहुत सहयोगी है। पंचम भावस्थ गुरु का संबंध सप्तम से तो नहीं बन रहा है, परंतु नवम लाभ और लग्न से बनने के चलते यदि आप अपने लव रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते थे, प्रेम विवाह करना चाह रहे थे, तो उसमें गुरु का गोचर आपको जनवरी से लेकर के मई मंथ के बीच में सहयोग करने के लिए तैयार है। परंतु मई मंथ के बाद में जैसे गुरु षष्ठ भाव में संचरण करना चालू करेंगे, ये आपको सबसे पहले तो रिस्क लेना, जो मैंने बताया, अगर आप रिस्क लेते हैं तो रिस्क में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। ऋण इत्यादि से बचने का प्रयास करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। षष्ठस्थ गुरु के साथ में एक परेशानी ये देखने में आती है कि आपकी जो दिनचर्या है उसको अनियमित बना देते हैं, जिसके चलते पेट से संबंधित परेशानियां देखने में मिल जाती हैं। षष्ठ भाव वैसे तो रोग रिपु और ऋण का है, लेकिन कंपटीशन का भी है। षष्ठ भाव में लग्नेश का जाकर के बैठना इस बात को प्रदर्शित करता है कि यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो उनकी दृष्टि जो दशम भाव पर पड़ेगी, जो कि 5वीं दृष्टि होगी, सरकारी नौकरी से जुड़े हुए लोगों के प्रमोशन होने के योग हैं। बहुत लंबे समय से यदि आपका प्रमोशन रुका हुआ था तो गुरु के राशि परिवर्तन करते ही प्रमोशन आपको मिल सकता है। वो विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, सरकारी नौकरी में जाना चाह रहे थे, एक एक नंबर से छूट जा रहे थे, उनके लिए गुरु का गोचर जो मई मंथ के बाद में होगा वो बेनिफिशियल होगा। लोगों से कम्पीट करके, कम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करके आपको सरकारी नौकरी मिलने की संभावनाएं हैं। सूर्य के गोचर के आधार पर मैं कुछ मंथ आपको बता देता हूँ। मिड अप्रैल से मिड जून और मिड अगस्त से मिड अक्टूबर तक का जो समय आपके लिए होने वाला है वो सरकारी नौकरी दिलाने वाला या सरकार से किसी बड़े लाभ की अपेक्षा आप इस समय पर कर सकते हैं। षष्ठस्थ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, जिससे इस बात की पॉसिबिलिटी बनती है कि आपका जो धन है वो सद कार्यों में ही खर्च होगा। गलत व्यय यहाँ पर होते हुए नहीं दिखाई पड़ते। फिर भी 12वें भाव पर अगर गुरु की दृष्टि है तो आपको, यदि आपको कुछ गलत आदतें हैं तो उसको आपको छोड़ना चाहिए। गलत आहार, गलत व्यवहार, गलत आचरण से यदि आप बचेंगे तो षष्ठस्थ देवगुरु बृहस्पति से भी कोई बहुत ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। षष्ठस्थ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी और वो नीच दृष्टि होगी। नीच दृष्टि होने से भी कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि गुरु धन के कारक हैं। धन के कारक होकर के धन भाव को देखेंगे तो यदि आप धन संचित करना चाह रहे थे, व्यय होगा, लेकिन व्यय होने के बावजूद आपका धन संचित होता हुआ मई मंथ के बाद में भी दिखाई पड़ता है। चतुर्थपति का षष्ठ भाव में जाना इस बात को भी प्रदर्शित करता है कि आपके माता के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, तो आपको अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। चतुर्थ में राहु का भी गोचर होगा, जिस पर हम आने वाले हैं, और चतुर्थपति का षष्ठ भाव में जाना है ग्रह कलह की स्थिति को निर्मित कर रहा है। तो मेनली जो मई मंथ तक तो गुरु का गोचर बहुत अच्छा है। मई के बाद में जो परेशानी आने वाली है उसमें आपको अपनी दिनचर्या और अपने क्रोध पर यदि आप संयम रखते हैं तो ग्रह कलह की भी जो परेशानी है उसमें कमी आ जाएगी।
दूसरी चीज, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। अब हम आगे बढ़े तो धनु लग्न और धनु राशि के जातकों के लिए राहु और केतु का गोचर मीन क्रमशः कन्या राशि में होने जा रहा है। अब राहु चतुर्थ भाव में आपके संचरण करेंगे, तो चतुर्थ भाव का राहु जो होता है वो आपको बेचैनी देता है। चतुर्थ भाव आपके हृदय का है और राहु एक ऐसा प्लैनेट है जिसका सिर्फ सर है, शरीर नहीं है। आपको बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर करना, बहुत ज्यादा मन में विचारों का उत्पन्न होना, कई बार अज्ञात भय भी ये राहु देने का कारण बन जाते हैं। चतुर्थ भाव में राहु का गोचर इस बात को भी प्रदर्शित करता है कि आपके घर का माहौल कलहपूर्ण हो सकता है, माता से आपके विच्छेद हो सकते हैं, माता से संबंध खराब हो सकते हैं, या माता से दूरी को भी ये चीज प्रदर्शित करती है। और अगर आप माता के साथ रहते हैं तो ग्रह कलह की स्थिति, माता के साथ में संबंधों को पूरी तरह से राहु यहां बैठ करके खराब कर सकते हैं, क्योंकि गुरु भी षष्ठ भाव में गोचर करेंगे। चतुर्थस्थ राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर होगी, तो अष्टम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ने से कहीं ना कुछ आज के परिवेश में तो पॉजिटिव ही निकल करके आता है। जैसे यदि आप अकस्मात धन चाह रहे थे तो उसमें ये राहु का गोचर आपको हेल्प कर देगा। सदा के लिए यदि आप विदेश में जाकर के बसने की इच्छा रखते थे और बहुत समय से आपका काम रुका हुआ था, तो वर्ष 2024 आपके विदेश से संबंधित कार्यों को लेकर के आ रहा है। दशम भाव पर राहु की दृष्टि का पड़ना राजनीतिज्ञों के लिए अच्छा है। जो लोग राजनीति की फील्ड से जुड़े हुए हैं, सरकारी नौकरी में बड़े पद पर हैं, उनके लिए राहु का गोचर कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, क्योंकि प्रकृति जब आपको कुछ देती है तो आपसे कुछ ले भी लेती है। यदि वो आपको सरकार से लाभ देने के लिए तैयार है तो कहीं ना कहीं घर का सुख आपसे छीनने वाली है। तो वो ट्रेवलिंग के दौरान आप हो सकता है ट्रेवल करें, क्योंकि 12वें भाव पर राहु की दृष्टि का पड़ना आपको बहुत ज्यादा यात्रा करता हुआ भी प्रदर्शित कर रही है। शुक्र का, हालांकि शुक्र का परिवर्तन होता है, अभी आपको स्क्रीन पर शुक्र 12वें भाव में दिखाई पड़ रहे होंगे, तो वो शुक्र हर 25-27 दिनों में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही शुक्र का संबंध अष्टम, 12वें या नवम से बनेगा, आपकी यात्राओं के योग और प्रबल हो जाएंगे वर्ष 2024 में। केतु का दशम भाव में होना, अपने पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। केतु की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी तो कुटुंबीजनों के साथ में मतभेद हो सकते हैं, परंतु आकस्मिक धन प्रदायक ये केतु भी दशम भाव में बैठ करके बनेंगे। षष्ठ भाव पर केतु की दृष्टि के पड़ने के चलते आपको भ्रामक रोग हो सकते हैं। तो भ्रामक रोग जो हैं, अगर आपको कुछ होता है तो डॉक्टर की देखरेख में रहिए। अब इसके बाद में अगर हम चर्चा करें कि शनि, जो कि पूरे वर्ष पर्यंत 2024 में आपके तीसरे भाव में संचरण करने वाले हैं, तो धनु लग्न एवं धनु राशि के जातकों के लिए शनि को योग कारक प्लैनेट नहीं होते, लेकिन चूंकि वो धनेश और पराक्रमेश हैं तो इनका गोचर बहुत कई मायनों में श्रेष्ठ हो जाता है। वर्तमान समय में देखा जाए वर्ष 2024 में धनु लग्न एवं धनु राशि के जातकों को ना शनि की ढैया है, ना साढ़े साती है, ना पनौती है। तीसरे भाव में शनि योग कारक होते हैं और जितनी आप मेहनत करते हैं उस मेहनत आपके इनपुट के ही इक्वल आपको आउटपुट देते हैं। तीसरे भाव में शनि का होना आपके छोटे भाई बहनों के साथ में आपके संबंधों में जरूर उतार चढ़ाव की स्थिति को उत्पन्न करेगा या उनसे दूरी को क्रिएट कर देगा, परंतु तीसरे भाव में शनि आपको मेहनत करने पर मजबूर करेगा, आपको पराक्रम करने पर मजबूर करेगा। तृतीयस्थ शनि की दृष्टि पंचम भाव पर होगी। पंचम भाव पर शनि की दृष्टि का पड़ना कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, तो यदि आप संतान को लेकर के चिंतित थे तो वो चिंता बढ़ने वाली है, स्पेशली मई मंथ के बाद में जब गुरु षष्ठ में जाएंगे, या फिर संतान से दूरी को शनि का गोचर प्रदर्शित करता है। यदि आपकी संतान विद्यार्थी काल में है तो वो पढ़ाई के लिए आपसे दूर जा सकती है, इस बात को भी शो करता है, या फिर आप हो सकता है उसको हॉस्टल में भेज दें, या फिर यदि वो बड़े हो चुके हैं तो नौकरी के सिलसिले में आपसे दूर जा सकते हैं, इस बात की संभावनाएं भी बनती है। और अगर आप लोग साथ में रहते हैं तो संतान के साथ में मतभेद होना संभव है। नवम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने के चलते व्यक्ति धार्मिक तो होता है, परंतु बहुत ज्यादा कर्मकांड से जुड़ता हुआ नहीं देखा गया, वो मानव सेवा, मानव हित की तरफ ही ध्यान देता है। तो वो शनि का गोचर है, आपको धार्मिक बनाएगा, धार्मिक क्रियाकल्पों पर आपका खर्च भी कराएगा, बट मेनली वो धर्म जो होगा वो पूजा पाठ के माध्यम से ना होकर के लोगों की मदद, लोगों की सहायता, मानव हित के लिए होता हुआ दिखाई देता है। तीसरे भावस्थ शनि की दृष्टि जन्म कुंडली के 12वें भाव पर पड़ेगी, तो मई मंथ तक तो गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही है, जिसके चलते शनि की दृष्टि यदि 12वें पर पड़ेगी तो कोई बहुत ज्यादा उसमें दिक्कत है नहीं, परंतु फिर भी कई बार जहां व्यय नहीं होना चाहिए वहां पर भी व्यय हो जाता है, क्योंकि 12वें भाव में वृश्चिक राशि है जो कि शनिदेव की शत्रु राशि है, तो एक परेशानी का कारण है। लेकिन मई के बाद जैसे ही गुरु राशि परिवर्तन करके षष्ठ भाव में आ जाएंगे तो वो आपके गलत व्यय को एक सही रास्ता दे देंगे, आपके व्यय को एक मार्ग प्रदान करेंगे। वैसे देखा जाए तो शनि का गोचर तीसरे भाव में सभी ऋषियों के मत में बहुत अच्छा माना गया है और तृतीयस्थ शनि का आप लाभ ले सकते हैं। जनता से भी लाभ दिलाने वाला ये शनि देखा गया या कहा जाता है। अब ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो धनु लग्न एवं धनु राशि के जातकों के लिए राहु और केतु के गोचर से थोड़ी सी परेशानी है, जो कि ग्रह कलह की स्थिति को उत्पन्न कर रही है, आपके स्वास्थ्य में परेशानियां, और गुरु का षष्ठ में जाना ये आपको पेट जन्य रोग की शिकायत, लिवर से संबंधित परेशानियां दे सकता है। द्वितीय भाव पर गुरु की दृष्टि ये आपसे मांग करती है कि आपका जो आहार है वो सात्विक होना चाहिए। यदि आपको मद्यपान या मांसाहार की बुरी आदत है तो उसको छोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि गुरु की दृष्टि यदि धन भाव पर पड़ रही है और अगर आप इन
सब चीज़ों को करेंगे तो कहीं ना कहीं चतुर्थस्थ राहु आपको परेशानी में डाल सकते हैं। खास उपाय की आवश्यकता अगर हम देखें तो सिर्फ राहु के लिए हमको उपाय करने की जरूरत है, और गुरु के लिए यदि आप धर्म कर्म से जुड़ेंगे तो ऑब्वियसली गुरु के उपाय तो हो ही जाएंगे। फिर भी षष्ठस्थ गुरु है, तो यदि आपको लगता है कि पेट से संबंधित ज्यादा परेशानी हो रही है तो 1.25 किलो चने की दाल लेके प्रत्येक माह किसी भी मंदिर में आप अपने घर के आसपास जो भी मंदिर है वहां दान कर सकते हैं। चतुर्थ भाव में राहु होने के चलते ये आपको मानसिक अशांति देंगे, अज्ञात भय हो सकता है, बेचैनी हो सकती है। तो सोमवार के सोमवार शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दुग्ध अर्पित करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। किसी भी तरह के ऋण इत्यादि से यदि आप परेशान थे, ऋण आपने लिया हुआ था, तो गुरु क्योंकि षष्ठ भाव में जाएंगे तो संभव है कि ऋण को बढ़ा दें, लेकिन ऋण से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कारण है उसका कि लग्नेश होकर के अगर षष्ठ भाव में गोचर करेंगे तो उस भाव से आपकी सुरक्षा भी प्रदान करेंगे। फिर भी यदि आप ऋण को लेकर के ज्यादा परेशान है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आपको ऋण मोचन का पाठ करना चाहिए, और शुक्रवार के शुक्रवार यदि आप मैरिड हैं तो पत्नी के साथ श्री सूक्त, अन्यथा आप अकेले भी श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। चतुर्थ में राहु हूं, और अगर आपके बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही हो इस वर्ष में तो आपको गणेश जी की आराधना, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप, और बुधवार के बुधवार गणेश जी के मंदिर में जाकर के दूर्वा अर्पित करेंगे तो राहु से संबंधित जो बुरे परिणाम है उनमें कमी आएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था धनु लग्न एवं धनु राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि जितने भी धनु लग्न एवं धनु राशि के जातकों ने इस राशिफल को सुना वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है या इस वीडियो से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम से आपका लाभ होता है तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि और भी लोगों तक ये राशिफल, ये उपाय पहुंच सके और उसका माध्यम आप बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।